नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची द्वारा प्रकाशित पुस्तक के अध्ययन को आसान बनाने का प्रयत्न करूंगा। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के विषय में सीखेंगे। पुस्तक में इस संबंध में कुल 61 स्किल्स दिए गए हैं। हम बारी बारी से इन सब की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम स्किल 1। स्किल 1 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलना। इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये नीचे कोने में बाएं तरफ आप देख सकते हैं स्टार्ट बटन। हम यहाँ क्लिक करेंगे और फिर ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करेंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 में क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं इस प्रकार हमारा नया वर्कबुक हमारे सामने खुल गया है। प्रायः एक वर्कबुक में 3 शीट्स होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये वर्कबुक रो और कॉलम का मिश्रण होता है। हम देख सकते हैं रो, ये हमारा रो जिसे हम 1, 2, 3 संख्याओं से पहचान कर सकते हैं, और कॉलम्स जिनकी पहचान हम अक्षर यानी A, B, C, D इत्यादि से करते हैं। और हम देखते हैं जहाँ एक कॉलम और एक रो जिस स्थान पर मिलता है उसे हम सेल कहते हैं। ये हमारा सेल है। और हम देख सकते हैं ये C और 6 ये दोनों यहाँ पर आकर मिलते हैं। इस सेल का एड्रेस हुआ C6, उसे हम यहाँ C6। तो इस तरह हमने देखा स्किल 1। आइए आगे बढ़ते हैं स्किल 2 की तरफ। वर्कशीट को इंसर्ट करना, किस प्रकार हम इसमें नए शीट्स को जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम वर्कबुक विंडो टैब बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारा एक और नया शीट जुड़ गया। हम आवश्यकता के अनुसार यहाँ टैब जोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुल 5 शीट्स हो गए हैं। शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 एंड शीट 5। तो दोस्तों, स्किल 2 में हमने सीखा नए शीट्स को जोड़ना। आइए आगे हम चलें स्किल 3, वर्कशीट को रीनेम या डिलीट करना, कि किस प्रकार हम किसी वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं। तो जिस किसी शीट का नाम हमें बदलना हो, कर्सर को वहां ले जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, फिर रीनेम पर क्लिक करेंगे और हमें जो भी नाम यहाँ लिखना हो हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा नाम, शीट का नाम बदल चुका है। और अगर हम इसे डिलीट करना चाहें तो फिर से इसे हम कर्सर को उस शीट पर ले जाएंगे जिसे हमें डिलीट करना हो और फिर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक करते ही हमारा शीट डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा शीट डिलीट हो चुका है। तो ये था हमारा स्किल 3। आइए आगे चलें स्किल 4 की तरफ। नया वर्कबुक खोलना, कि किस प्रकार हम नया वर्कबुक खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये मैंने ऑफिस बटन पर क्लिक किया और उसके बाद हम न्यू पर क्लिक करेंगे। इसे हम कंट्रोल एन के साथ, कंट्रोल एन शॉर्टकट की के साथ भी कर सकते हैं। तो एक पॉपअप विंडो हमारे सामने खुलेगा। आप देख सकते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ कर्सर को ले जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो एक नया वर्कबुक हमारे सामने खुलता है। तो ये था हमारा स्किल 4। आइए आगे बढ़ते हैं स्किल 5 की तरफ, कि पूर्व में बनाए गए वर्कबुक को खोलना, किस प्रकार हम पुराने वर्कबुक को खोल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे और फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। इसे हम शॉर्टकट की कंट्रोल ओ के साथ भी कर सकते हैं। तो ओपन पर क्लिक करेंगे और हम लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, कौन सा वर्कबुक हमें चाहिए तो सिलेक्ट करेंगे और फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं हमारा पुराना वर्कबुक खुल चुका। तो ये था हमारा स्किल 5। आइए देखते हैं स्किल 6,
नया बनाया हुआ वर्कबुक को सेव एज करना, कि किस प्रकार हम नए बनाए हुए वर्कबुक को सेव कर सकते हैं, उसे रक्षित कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। ये हमारा ऑफिस बटन, हम यहाँ क्लिक करेंगे और फिर सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर हम क्लिक करेंगे और फाइल नेम, अपने फाइल का कोई नाम हम चुनेंगे। यहाँ जैसे मैं अपना एक नाम चुन दे रहा हूं, ये मैंने नाम चुना और सेव एज टाइप, फाइल टाइप को हम चुनेंगे और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा फाइल सेव हो चुका है, वर्कबुक रक्षित हो चुका है। तो ये था हमारा स्किल 6। आइए आगे बढ़ते हैं। स्किल 7, पूर्व से बने वर्कबुक को सेव करना। किस प्रकार हम, तो सबसे पहले ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। इसे हम कंट्रोल एस के साथ भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल एस। हम जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे ये हमारा सेव हो जाएगा, रक्षित हो जाएगा। तो ये था हमारा स्किल 7। आइए आगे बढ़ते हैं। स्किल 8, बनाए गए शीट्स को प्रिंट करना। इसके लिए सबसे पहले हम ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे और फिर प्रिंट पर क्लिक करेंगे। इसे हम कंट्रोल प्लस पी, शॉर्टकट की कंट्रोल पी के साथ भी कर सकते हैं। प्रिंट पर क्लिक करेंगे और प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रिंट रेंज और कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी संख्या में हमें कॉपी चाहिए, हम उसे यहां से सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। ये था स्किल 8। आइए आगे बढ़ते हैं स्किल 9 की तरफ। कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट का व्यवहार हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करते हैं जिसे हमें कट करना हो। सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर कट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ ब्लिंकिंग स्टार्ट है और फिर हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा ये पेस्ट हो चुका है। ये सेल हमारा यहाँ से यहाँ पेस्ट हो चुका है कट होकर। अब हम देखते हैं कॉपी, किस प्रकार हम इसे कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करेंगे। ये सेल हमारा सिलेक्ट है। अभी हम सिर्फ कॉपी पर क्लिक करेंगे और जहां हमें पेस्ट करना हो उस स्थान पर कर्सर को ले जाएंगे उस सेल में और पेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार ये कॉपी होकर पेस्ट हो चुका है। तो ये था हमारा स्किल 9। हमने सीखा किस प्रकार कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। आइए आगे चलें स्किल 10 की तरफ। स्किल 10, फॉर्मेट पेंटर। इस सेल के फॉर्मेट को अगर हम दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहें, हुबहू यही फॉर्मेट, तो उसके लिए हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उस स्थान को सिलेक्ट करेंगे जिसका फॉर्मेट हमें कॉपी करना हो और फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और जहां हमें इसका फॉर्मेट कॉपी करना हो उस स्थान पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा फॉर्मेट कॉपी हो चुका है। अगर हम कहीं और भी इसे ले जाना चाहें, किसी और सेल पर हम इस फॉर्मेट को डालना चाहें, तो फिर से हम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और जहां ले जाना हो उस स्थान को क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा स्किल 10 में कि कैसे हम फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं स्किल 11 की तरफ। सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज करना। किस प्रकार हम एक टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर फॉन्ट साइज पर कर्सर को ले जाएंगे और क्लिक करेंगे। यहाँ कोई भी फॉन्ट साइज हम चुन सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से और फिर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉन्ट साइज चेंज हो गया। तो ये था हमारा स्किल 11। आइए आगे चलते हैं स्किल 12 की तरफ। सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना।
किस प्रकार हम एक टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसे हम फिर बोल्ड पर कर्सर को ले जाएंगे और क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। इसे शॉर्टकट की कंट्रोल बी के साथ भी किया जा सकता है। तो ये था स्किल 12। आगे बढ़ते हैं स्किल 13 की तरफ। सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करना। हम इसे किस प्रकार इटैलिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो टेक्स्ट हमारा यहाँ पहले से सिलेक्ट है, और कर्सर को इटैलिक सिंबल पर ले जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो हमारा टेक्स्ट आप देख सकते हैं इटैलिक हो चुका है। इसे हम शॉर्टकट की कंट्रोल+I के साथ भी कर सकते हैं। ये था हमारा स्किल 13। आगे बढ़ते हैं स्किल 14 की तरफ। टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। किस प्रकार हम टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट को, और फिर अंडरलाइन पर जाकर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो चुका है। इसे शॉर्टकट की कंट्रोल+U के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्किल 14। आगे बढ़ते हैं स्किल 15 की तरफ। फॉन्ट साइज को बढ़ाना या घटाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, किसी एक फॉन्ट को, और फिर इंक्रीज फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इंक्रीज फॉन्ट। इसे हम क्लिक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमारा फॉन्ट बढ़ता रहेगा, और जैसे ही हम डिक्रीज पर क्लिक करेंगे, ये हमारा वापस फॉन्ट का साइज बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप घटता रहेगा। तो ये था हमारा स्किल 15, जिसमें हमने सीखा फॉन्ट साइज को बढ़ाना और घटाना। आइए आगे बढ़ते हैं स्किल 16। सिलेक्टेड सेल में बॉर्डर लाना। किस प्रकार हम सिलेक्टेड सेल में बॉर्डर ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जितना दूरी में हमें बॉर्डर लगाना हो उसे सिलेक्ट करेंगे। उतने सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे बॉर्डर लगाना है इतने दूर में, तो पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ बॉर्डर का सिंबल, और फिर इनमें से बॉर्डर को चूज करेंगे किस प्रकार का बॉर्डर हमें चाहिए। आउटसाइड बॉर्डर्स, जैसे हमें आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा बॉर्डर हमारे सामने है। तो ये था हमारा स्किल 16। आगे बढ़ते हैं स्किल 17 की तरफ। फिल कलर, फॉन्ट कलर। किस प्रकार हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर फॉन्ट कलर पर क्लिक करेंगे। तो जिस किसी भी रंग को हम चुनेंगे हमारा फॉन्ट उसी रंग का हो जाएगा। आप देख सकते हैं रंग बदलता हुआ हमारा फॉन्ट एक एक करके बारी बारी से। तो हमने ग्रीन रंग को चुना, और फिल कलर, इसके बैकग्राउंड में किस प्रकार का हम रंग भरना चाहते हैं वो हम फिल कलर से करेंगे। तो इसके लिए हम फिल कलर पर कलर्स, इन रंगों में किसी भी रंग को हम चुन सकते हैं फिल कलर के लिए। उदाहरण के लिए मैंने इसे चुन लिया। तो आपने सीखा स्किल 17 में फिल कलर और फॉन्ट कलर। आइए आगे बढ़ते हैं स्किल 18। अलाइनमेंट। तो सबसे पहले अलाइनमेंट के लिए हम सेल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ है, अब हम देखेंगे अलाइनमेंट हमारा किस प्रकार काम करता है। तो सबसे पहले अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ है, और उसके बाद मिडिल अलाइनमेंट, हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा मिडिल में अलाइनमेंट हो जाएगा। उसी प्रकार बॉटम अलाइनमेंट भी इसे कह सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा लिखावट नीचे की तरफ आ जाएगा। उसी तरह से लेफ्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट हमारा लेफ्ट की तरफ रहेगा। मिडिल अलाइनमेंट
हमारा टेक्स्ट जो है सेंटर की तरफ होगा। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा टेक्स्ट सेंटर में है, और फिर राइट अलाइनमेंट, हमारा टेक्स्ट राइट की तरफ होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि हम अलाइनमेंट को किस प्रकार सेट कर सकते हैं। ये था हमारा स्किल 18। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्किल 19 की तरफ। इंडेंट को घटाना और बढ़ाना। तो किस प्रकार हम इंडेंट को घटा या बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा इंडेंट घटाना या बढ़ाना हो। तो ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ इंडेंट का सिंबल आप देख सकते हैं, ये डिक्रीज इंडेंट और ये इंक्रीज इंडेंट। तो सबसे पहले हम इंक्रीज इंडेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो इंक्रीज होता हुआ, यानी सेल में बॉर्डर एवं टेक्स्ट के बीच मार्जिन को घटाने और बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और अब डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा इंडेंट डिक्रीज हो रहा है। इसी प्रकार इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट को हमने स्किल 19 में देखा। आइए आगे बढ़ते हैं स्किल 20, रैप टेक्स्ट। किसी लंबे सेंटेंस को हम एक साथ एक सेल में देख सकें, इसके लिए हम रैप टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने इस सेंटेंस को सिलेक्ट किया और अब हम रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये लंबा सेंटेंस हमारा एक सेल में एडजस्ट हो गया है। तो यही रैप टेक्स्ट है। ये था हमारा स्किल 20। अब हम स्किल 21 में देखेंगे मर्ज एंड सेंटर। किस प्रकार हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, उन्हें आपस में मिला सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां हमें मर्ज करना हो, और फिर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा सेल आपस में मिल चुका है, मर्ज हो गया है। तो इस प्रकार हमने देखा स्किल 21 में मर्ज एंड सेंटर। अब आगे देखते हैं स्किल 22, नंबर फॉर्मेट। किस प्रकार हम नंबर के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इस नंबर्स को सिलेक्ट किया और फिर यहां क्लिक करेंगे। अब हम किसी भी फॉर्मेट को चुन सकते हैं। टाइम फॉर्मेट, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, डेट फॉर्मेट में से किसी को भी हम चुन सकते हैं। परसेंटेज, जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ हमारा फॉर्मेट चेंज हो गया है, ये परसेंटेज फॉर्मेट में हमारे सामने। तो इस प्रकार हमने देखा स्किल 22 में नंबर फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं हम स्किल 23 की तरफ, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। किस प्रकार हम किसी नंबर फॉर्मेट को अकाउंट में बदल सकते हैं, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में। इसके लिए सबसे पहले हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे और अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में डॉलर साइन, येन साइन, यूरो साइन इत्यादि। तो हम किसी भी फॉर्मेट को चुन सकते हैं। मैं यहां पर क्लिक कर दे रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट हमारे सामने है। तो इस प्रकार हमने स्किल 23 में सीखा अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्किल 24। स्किल 24 में हम देखेंगे प्रतिशत स्टाइल। किस प्रकार हम किसी नंबर को प्रतिशत स्टाइल में बदल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा नंबर सिलेक्ट है, और फिर हम प्रतिशत पर कर्सर को ले जाकर क्लिक करेंगे, परसेंट स्टाइल। तो आप देख सकते हैं हमारा परसेंट स्टाइल में ये नंबर आ चुका है। तो इस प्रकार हमने देखा स्किल 24 में प्रतिशत स्टाइल चेंज करना, किस प्रकार हम नंबर्स को प्रतिशत स्टाइल में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्किल 25, कोमा स्टाइल। किस प्रकार हम नंबर्स में कोमा लगा सकते हैं।
किसी बड़ी राशि को आसानी से पढ़ने और समझने के लिए हम कोमा का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार हम कोमा का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर कोमा पर कर्सर को ले जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ सारे नंबर्स में ज़रूरत के हिसाब से हमारा कोमा लग गया है। इसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा स्किल 25 कोमा स्टाइल। आइए अब आगे चलते हैं। स्किल 26 दशमलव स्थान को बढ़ाना या घटाना। इसमें हम दशमलव के स्थान को आगे या पीछे करना सीखेंगे। किस प्रकार हम अंकों के ज़्यादा से ज़्यादा अंकों के बाद दशमलव को लगाएंगे या पहले दशमलव को लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर कर्सर को ले जाएंगे इंक्रीज डेसिबल। आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा दशमलव का स्थान, दशमलव के बाद का शून्य बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। और जैसे ही हम कर्सर को डिक्रीज डेसिमल पर ले जाकर क्लिक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हमारा दशमलव का स्थान छोटा होता चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा स्किल 26 में दशमलव स्थान को बढ़ाना और घटाना। आइए अब आगे चलते हैं। स्किल 27 कंडीशनल फॉर्मेटिंग। किस प्रकार से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट किया और अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से एक ड्रॉप डाउन मेनू हमारे सामने खुलेगा। आप देख सकते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स डाटा बार्स। अगर हम डाटा बार्स लेना चाहें तो कोई भी डाटा बार यहाँ से चुन सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा डाटा का कलर चेंज होता हुआ और किसी एक को चुनकर हम उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा डाटा किस प्रकार से सज गया है। हम आसानी से इसे देख सकते हैं और डाटा को समझ सकते हैं बढ़ते और घटते क्रम में। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। स्किल 27 आगे बढ़ते हैं हम स्किल 28 की तरफ। स्किल 28 में हम सीखेंगे सेल, रो, कॉलम और शीट को इंसर्ट करना। तो इसके लिए सबसे पहले इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। ये मैं इंसर्ट पर क्लिक कर रहा हूं और हम जहां इंसर्ट करना चाहें, जिस स्थान पर हम सेल, रो और कॉलम इंसर्ट करना चाहेंगे वहां पहले कर्सर को ले जाएंगे और फिर इसके लिए सबसे पहले हम कर्सर को वहां रखेंगे जहां हमें इंसर्ट करना हो और फिर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा कॉलम इंसर्ट हो रहा है। और अगर हम कुछ दूसरी चीज़ों को इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम्स, तो हम कोई भी चीज़ यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें अगर रो इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट सीट रो पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा एक रो इंसर्ट हो चुका है। तो स्किल 28 में हमने सीखा सेल, रो, कॉलम और सीट को इंसर्ट करना। आइए आगे बढ़ते हैं। स्किल 29 सेल, रो, कॉलम और सीट को डिलीट करना। तो इसे हम डिलीट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम उस स्थान पर कर्सर को ले जाएंगे जिसे हमें डिलीट करना है और फिर डिलीट पर क्लिक करेंगे। तो इन ऑप्शंस में से हम चुनेंगे डिलीट सेल्स, डिलीट सीट रो या फिर डिलीट सीट कॉलम्स। तो हम किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। हम डिलीट सीट कॉलम्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। हमें और भी अगर फिर से डिलीट करना हो, रो अगर डिलीट करना हो हमें, तो डिलीट सीट रो पर क्लिक करेंगे। ये हमारा रो डिलीट हो गया। तो इस प्रकार हमने स्किल 29 में सीखा किस प्रकार हम सेल, रो, कॉलम और सीट को डिलीट कर सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। स्किल 30 इसमें हम सीखेंगे फॉर्मेट। किस प्रकार हम फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, किसी सेल के फॉर्मेट को बदल सकते हैं। रो की ऊंचाई, कॉलम की ऊंचाई, चौड़ाई, सेल को छिपाना या सुरक्षित करने के लिए फॉर्मेट पर हम क्लिक करते हैं, फॉर्मेट का सहारा लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। रो हाइट
अगर हमें रो की हाइट को एडजस्ट करना हो, रो हाइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रो के हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार हम कॉलम विड्थ, कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट कर सकते हैं। विजिबिलिटी हाइड या अनहाइड एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा स्किल 30 में फॉर्मेटिंग करना, किस प्रकार एक सेल को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं स्किल 31 ऑटो सम। सिलेक्टेड सेल के डाटा के योग को बाद वाले सेल में देखने के लिए हम ऑटो सम का सहारा लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे, जितने संख्या का हमें योग चाहिए उतने को सिलेक्ट करेंगे और फिर ऑटो सम पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं इन संख्याओं का कुल यहाँ टोटल वाले कॉलम में हम देख सकते हैं। इसी प्रकार हम एवरेज भी देख सकते हैं। इसके लिए हम ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, एवरेज पर क्लिक करेंगे, एवरेज देख सकते हैं। मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे तो हमारा मैक्सिमम नंबर हम देख सकते हैं। मिनिमम नंबर के लिए भी मिनिमम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमने देखा किस प्रकार हम एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर्स देख सकते हैं। ये था हमारा स्किल 31। आइए आगे चलें स्किल 32 क्लियर। किसी सेल से कंटेंट या फॉर्मेट डिलीट करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए हम क्लियर का उपयोग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने कर्सर को उस स्थान पर ले जाएंगे जहाँ से हमें फॉर्मेट हटाना हो। तो मैं इस सेल पर क्लिक करता हूँ और फिर क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स। अगर हमें सिर्फ फॉर्मेट हटाना हो तो क्लियर फॉर्मेट्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा फॉर्मेट क्लियर हो गया। यह पूर्ववत स्थिति में आ चुका है। तो ये था हमारा स्किल 32 क्लियर। आइए अब आगे चलें स्किल 33 सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर की मदद से हम डाटा को व्यवस्थित कर सकते हैं, इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। अभी हम देखेंगे किस प्रकार हम ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे जितना हमें सॉर्ट एंड फिल्टर करना हो, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर पर कर्सर ले जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो अब हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम अपने इच्छानुसार किसी भी क्रम में सजा सकते हैं, कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम छोटे से बड़े की तरफ सजाना चाहें, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे। अब हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम किसी भी क्रम में इसे सजा सकते हैं। तो सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ हम यहाँ क्लिक करेंगे और सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा डाटा बढ़ते हुए क्रम में सज चुका है। तो ये था हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर जो हमने स्किल 33 के अंतर्गत सीखा। आइए अब हम आगे चलें स्किल 34 फाइंड एंड सेलेक्ट। किसी लंबे चौड़े डाटा में किसी एक शब्द को या एक सेंटेंस को या किसी एक छोटे से संख्या को खोजने के लिए हम फाइंड का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड पर क्लिक करेंगे। ये हमारा फाइंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, कौन सा वर्ड फाइंड करना है, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो मैं ये एक वर्ड लिख रहा हूँ, ये मैंने वर्ड लिख दिया फाइंड ऑल। फाइंड ऑल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे डाटा में जितना भी ये शब्द होगा वो सारा फाइंड होगा। आप देख सकते हैं टोटल सेल एड्रेस के साथ हमारे पास डाटा फाइंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा। और रिप्लेस, अगर उस शब्द को किसी दूसरे शब्द के साथ बदलना हो, रिप्लेस करना हो, तो हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे और रिप्लेस विथ
नए शब्द को यहाँ लिखेंगे। जैसे मुझे पटना को रांची के साथ रिप्लेस करना है तो हम यहाँ रांची लिखेंगे और रिप्लेस ऑल, अगर सारे शब्दों को बदलना हो तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। तो ये मैंने रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी वो शब्द था पटना, वो रांची से रिप्लेस हो चुका है। तो इस प्रकार फिर से हम वापस चलेंगे अपने मूल शब्द पर और फिर से इसे रिप्लेस करेंगे। तो जैसे जैसे हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे वो हमारा शब्द रिप्लेस होता रहेगा। तो इस प्रकार हमने सीखा फाइंड एंड रिप्लेस। आइए अब हम आगे बढ़ें। स्किल 35 पाइवट टेबल इंसर्ट करना। किस प्रकार से हम पाइवट टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं वो सीखेंगे। पाइवट टेबल का व्यवहार कर हम किसी बड़े से बड़े डाटा को संक्षेपित कर सकते हैं, उसे संक्षिप्त में दिखा सकते हैं और देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट पर कर्सर को ले जाएंगे और क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट दोनों में से किसी एक को हम चुन सकते हैं। तो अभी हम पाइवट टेबल बनाएंगे, इसलिए पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप विंडो हमारे सामने खुलता है जिसमें हमें डाटा भरना होगा कि कहां से कहां तक का पाइवट चार्ट हमें बनाना है, क्षमा करें पाइवट टेबल हमें बनाना है। इसके लिए हम फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, जिस फील्ड का हमें पाइवट टेबल बनाना है उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ फील्ड का, ये टेबल का रेंज हमारा यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। और हम फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अब अगर हम अपने डाटा को नेम वाइज फिल्टर करना चाहें, उसका समरी देखना चाहें, सारांश, तो सबसे पहले हम नेम पर क्लिक करेंगे और टोटल, अगर हम देखना चाहें किसी पर्टिकुलर नाम का टोटल तो फिर हम टोटल पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं रो लेवल्स में नाम और सम ऑफ टोटल। इस प्रकार हम सिर्फ पूर्णांक देख सकते हैं। अगर हम इसे हटाना चाहें, रिमूव करना चाहें तो यहाँ क्लिक करेंगे और रिमूव फाइल, आप देख सकते हैं हमारा रिमूव हो चुका है। इसी प्रकार हम कोई एक सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के विषय में जानना चाहें, किसी एक नाम को, तो सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे और एक नाम को चुनेंगे। अगर हमें सिर्फ एक नाम के विषय में जानना हो, उसके टोटल मार्क्स या किसी एक सब्जेक्ट के विषय में, तो उस नाम पर क्लिक करेंगे और फिर सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर नाम यानी इस नाम राकेश कुमार का अंग्रेजी में प्राप्तांक 71 तो इस प्रकार हम पाइवट टेबल का व्यवहार कर सकते हैं संक्षिप्त रूप से डाटा को समझने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए। इसे हम ड्रैग कर भी यहाँ ला सकते हैं। इसे मैंने ये ड्रैग कर दिया, कॉलम लेवल्स में लाएंगे और इस प्रकार हम ड्रैग करके देख सकते हैं। अब अगर हम इस नाम का कुल प्राप्तांक देखना चाहें, यानी टोटल देखना चाहें, तो टोटल को ड्रैग कर रिपोर्ट फिल्टर में लाएंगे तो आप देख सकते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर नाम के विषय में टोटल जानना चाहें, इसका टोटल मार्क्स जानना चाहें, तो हम टोटल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा टोटल यहाँ प्रदर्शित होता हुआ। यानी कि पाइवट टेबल एक एडवांस फिल्टर है, इसमें हम किसी भी सेल का कोई भी डाटा देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने स्किल 35 में सीखा पाइवट टेबल इंसर्ट करना। आइए अब आगे चलें। स्किल 36 क्लियर करना, सिलेक्ट करना तथा पाइवट टेबल को मूव करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लियर पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन होगा, क्लियर ऑल और क्लियर फिल्टर्स। हम किसी भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगर हमें फिल्टर क्लियर करना हो तो क्लियर फिल्टर पर क्लिक करेंगे, अन्यथा
क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे, सारा कुछ मिट जाएगा। क्लियर ऑल। यहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं लेवल्स एंड वैल्यूज या लेवल्स, किसी भी चीज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि हमने डाटा को क्लियर किया हुआ है इसलिए ये सारे हमारा हाईलाइट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम। मूव पाइवट टेबल। पाइवट टेबल को हम मूव कर कहीं भी ले आ सकते हैं, इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो उसे हमें यहाँ एड्रेस लिखना पड़ेगा। लोकेशन में हमारा जो भी एड्रेस हम लिखेंगे उस स्थान पर हमारा पाइवट टेबल मूव हो जाएगा और फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये था हमारा स्किल 36, सिलेक्ट करना, पाइवट टेबल मूव करना और क्लियर। आइए अब देखते हैं स्किल 37, टेबल इंसर्ट करना। किस प्रकार से हम अपने डाटा में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और फिर टेबल पर क्लिक करेंगे। इसका हमें लोकेशन यहाँ लिखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक का हमें टेबल चाहिए। फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे। अगर हम पूरे डाटा को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा पूरा डाटा में टेबल बन जाएगा और फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा एक टेबल हमारे सामने है। इस टेबल का डिजाइन भी हम चेंज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो ये था हमारा स्किल 37, टेबल इंसर्ट करना। आइए आगे बढ़ते हैं। स्किल 38, पिक्चर इंसर्ट करना। इसकी मदद से हम अपने शीट में कहीं भी कोई पिक्चर को डाल सकते हैं, उसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे और फिर हम कोई भी पिक्चर यहाँ से चुन सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो पहले से रक्षित है ये चुन सकते हैं और फिर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा पिक्चर इंसर्ट हो चुका है। इसे हम ज़रूरत के हिसाब से रिसाइज करेंगे। इसे छोटा या बड़ा हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने देखा पिक्चर इंसर्ट करना स्किल 38 में हमने सीखा। आइए आगे बढ़ें। स्किल 39, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। किस प्रकार हम कोई क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। हम अपने डाटा में, अपने शीट्स में क्लिप आर्ट को लाने के लिए, उसे इंसर्ट करने के लिए क्लिप आर्ट पर कर्सर को ले जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे सामने एक बॉक्स खुलेगा। हमें जिस किसी भी चीज़ का क्लिप आर्ट चाहिए उसे हम यहाँ लिखेंगे। जैसे मैं किसी चीज़ का नाम लिखता हूँ जिसका हमें क्लिप आर्ट चाहिए। फर्ज करें कि हमें स्कूल का क्लिप आर्ट चाहिए तो यहाँ हम स्कूल लिखेंगे और गो पर क्लिक करेंगे तो कई सारे क्लिप आर्ट्स हमारे सामने मौजूद हैं। हम किसी एक क्लिप आर्ट को चुन सकते हैं और उसे अपने मनचाहे स्थान पर लगा सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये था हमारा स्किल 39, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। अब हम देखेंगे स्किल 40, शेप इंसर्ट करना। किस प्रकार हम शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और फिर शेप्स यहाँ क्लिक करेंगे और कई सारे शेप्स में से हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई सा भी शेप चुनेंगे जो हमारे डॉक्यूमेंट को सूट करे और फिर उसे उस स्थान पर क्लिक करेंगे जहां हमें शेप चाहिए हो। इसे हम फिर से रिसाइज भी कर सकते हैं, इसका आकार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसे कहीं भी मूव करा सकते हैं, कहीं भी इसे हम ले जा सकते हैं। तो ये था स्किल 40, शेप इंसर्ट करना। आइए अब देखते हैं स्किल 41, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना। किस प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट में स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और फिर स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये स्मार्ट आर्ट का पॉपअप विंडो हमारे सामने खुलेगा और कोई भी स्मार्ट आर्ट इसमें हम चुन सकते हैं और फिर स्मार्ट आर्ट चुनकर हम वहाँ क्लिक करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे
तो ये स्मार्ट आर्ट हमारे सामने है। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस बॉक्स में हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और इस स्मार्ट आर्ट के बॉक्स को रिसाइज कर सकते हैं। इसका आकार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा स्किल 41 में स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना। आइए अब आगे चलें। स्किल 42 चार्ट इंसर्ट करना। इसके लिए सबसे पहले हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे। जितने दूर का हमें चार्ट बनाना हो, जितने डाटा का चार्ट बनाना हो उसे सिलेक्ट करेंगे और फिर चार्ट पर कर्सर को ले जाएंगे। इसमें से किसी एक चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। कई सारे चार्ट्स आप देख सकते हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया इत्यादि में से किसी एक को चुनेंगे, वहाँ क्लिक करेंगे और फिर इन चार्ट में से जो हमारे डाटा को सूट करेगा हम उसे चुनेंगे, वहाँ क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक चार्ट हमारे डेस्कटॉप पर, हमारे स्क्रीन के ऊपर। इसे हम रिसाइज भी कर सकते हैं। इसका आकार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसका स्थान भी हम बदल सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, इस प्रकार से। तो ये देखा आपने चार्ट इंसर्ट करना स्किल 42 के अंतर्गत। आइए अब आगे बढ़ें। स्किल 43 हाइपरलिंक इंसर्ट करना। किस प्रकार हम हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं? हाइपरलिंक हम किसी भी संख्या, किसी भी वर्ड या सेंटेंस में लगा सकते हैं, उसे ज़्यादा अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए। जैसे मैं इस नाम में हाइपरलिंक लगाऊंगा तो सबसे पहले हम उसे सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें हाइपरलिंक लगाना हो और फिर इंसर्ट पर क्लिक कर हम हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक पॉपअप विंडो खुलेगा। अब हमें चूज करना है कि हम क्या हाइपरलिंक लगाने वाले हैं। जैसे मैं एक फ़ोटो लगाने वाला हूं इस नाम के साथ, तो हमें देखना होगा कि हमारा फ़ोटो किस स्थान पर है, कंप्यूटर में किस स्थान पर हमारा फ़ोटो है। तो उसके लिए हम उस स्थान को चुनेंगे। ये मैंने लाइब्रेरी चुन लिया स्थान को और फिर पिक्चर्स जहां हमारा फ़ोटो स्थित है हम उसे ओपन करेंगे और जो पिक्चर हमें लगाना हो उस पर क्लिक करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा हाइपरलिंक आप देख सकते हैं यहाँ हमारा बदल गया है, चेंज हो गया है। तो अब जैसे ही हम वहाँ कर्सर को ले जाएंगे तो हमारा हाइपरलिंक शो करेगा, आप देख सकते हैं। और फिर हम क्लिक करेंगे तो हमारा हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। तो ये था हाइपरलिंक लगाना जो हमने स्किल 43 में सीखा। आइए अब आगे चलें। स्किल 44 टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना। इसके लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट में जहां भी टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता है वहां अपने कर्सर को ले जाएंगे और फिर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और वापस लाकर उसे ड्रैग करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया और हम यहाँ कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं इस बॉक्स में और इसे हम रिसाइज भी कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्किल 44 टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना। अब हम देखेंगे स्किल 45 में हेडर और फुटर इंसर्ट करना। किस प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट का हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और फिर हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारा हेडर, हम शीर्षक के लिए स्थान हमारा बन गया। इसमें हम कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ शीर्षक दे रहा हूँ, ये मैंने शीर्षक डाल दिया। अब हम फुटर, इसमें फुटर डालेंगे। कोई भी फुटर हम दे सकते हैं नीचे, डॉक्यूमेंट के नीचे। ये मैंने फुटर डाल दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर यानी शीर्षक और फुटर, कोई भी टिप्पणी लिखने के लिए फुटर डाल सकते हैं। तो ये था हमारा स्किल 45 हेडर और फुटर इंसर्ट करना। आइए अब हम आगे चलें। स्किल 46 वर्ड आर्ट। अपने शब्दों को सजाकर लिखने के लिए हम वर्ड आर्ट का प्रयोग करते हैं।
तो इसके लिए हम सबसे पहले वर्ड आर्ट पर अपने कर्सर को ले जाएंगे और क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कई सारे वर्ड आर्ट्स, हम इनमें से कोई सा भी वर्ड आर्ट चुन सकते हैं। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये एक बॉक्स खुलेगा और हम यहाँ कोई भी वर्ड आर्ट लिख सकते हैं। ये मैंने वर्ड आर्ट का नमूना आपके सामने दिया। ऐसे ही हम किसी एक शब्द को चुन सकते हैं, किसी एक वर्ड को चुन सकते हैं और फिर वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे। इसके लिए हमें इंसर्ट पर जाना होगा और वर्ड आर्ट, तो हम कोई भी वर्ड आर्ट वहाँ डाल सकते हैं। तो इस प्रकार स्किल 46 में हमने सीखा वर्ड आर्ट इंसर्ट करना। आइए अब आगे चलें। स्किल 47 सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन लगाने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे और फिर सिग्नेचर लाइन पर हम क्लिक करेंगे। तो जो भी हमारा सिग्नेचर लाइन हम देना चाहें वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने ये सिग्नेचर लाइन लिख दिया है। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा सिग्नेचर लाइन हमारे डॉक्यूमेंट में, हम इसे कहीं भी मूव कर ले जा सकते हैं, इसका स्थान बदल सकते हैं। तो ये था हमारा सिग्नेचर लाइन स्किल 47 के अंतर्गत। अब हम आगे बढ़े स्किल 48 की तरफ। सिंबल इंसर्ट करना सीखेंगे। इसमें हम किस प्रकार हम सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड में टाइप करते हुए हमें किसी ऐसे शब्द को टाइप करना पड़ता है, ऐसे सिंबल को टाइप करना पड़ता है जो हमारे कीबोर्ड में सामान्य रूप से नहीं होता है। तो उसे हम सिंबल की मदद से वहाँ लाते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसके लिए इंसर्ट में क्लिक करेंगे और फिर आप देख सकते हैं यहाँ सिंबल पर क्लिक करेंगे और इनमें से कोई भी सिंबल हम चुन सकते हैं। हमारे कीबोर्ड में सामान्य रूप से जो सिंबल नहीं पाए जाते हैं हम उन्हें यहाँ ढूंढ सकते हैं और किसी एक सिंबल को या एक से ज़्यादा भी सिंबल हम ले सकते हैं। जैसे मुझे ये सिंबल चाहिए तो हम उसे इंसर्ट कर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा, यहाँ देख सकते हैं आप, ये सिंबल हमारे सामने है। तो इस प्रकार स्किल 48 में हमने सीखा सिंबल इंसर्ट करना। आइए अब हम आगे बढ़ें स्किल 49। स्किल 49 में हम सीखेंगे थीम चेंज करना, यानी पूरे डॉक्यूमेंट के ऑल ओवर डिजाइन को चेंज करने के लिए हम थीम्स का प्रयोग करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे और थीम्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कई सारे थीम्स हमारे सामने है। और आप ध्यान देंगे डॉक्यूमेंट पर, स्क्रीन पर हमारा थीम चेंज हो रहा है। जिस प्रकार हम जैसे जैसे अपने कर्सर को अलग अलग थीम्स पर ले जा रहे हैं हमारा थीम चेंज हो रहा है बारी बारी से। तो इनमें से कोई भी थीम हम अपने ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं, वहाँ क्लिक कर देना है और ये हमारा थीम चेंज हो गया। ये था हमारा स्किल 49 थीम चेंज करना। आइए आगे बढ़ते हैं स्किल 50 कलर फॉन्ट एवं इफेक्ट चेंज करना। इस थीम का कलर फॉन्ट और इफेक्ट चेंज करना हम सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले थीम के साइड में आप देख सकते हैं एक ही बॉक्स में कलर्स, वहाँ हम क्लिक करेंगे और कई सारे रंग हमारे सामने आप देख सकते हैं। इन अनगिनत रंगों में हम कोई भी रंग अपने थीम के लिए चुन सकते हैं, कोई सा भी रंग हम चुन सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट, कई प्रकार के फॉन्ट्स आप देख सकते हैं हमारे डाटा बॉक्स में। ये हमारा चेंज होता हुआ फॉन्ट, तो कोई भी फॉन्ट हम यहाँ चुनकर क्लिक करेंगे और वो फॉन्ट हमारे लिए हमारे सामने रहेगा। इफेक्ट, हम यहाँ से अपने थीम्स के लिए इफेक्ट चुन सकते हैं, इफेक्ट बदल सकते हैं। तो ये था हमारा स्किल 50 कलर फॉन्ट और इफेक्ट चेंज करना। आइए अब हम आगे चलें स्किल 51 की तरफ। स्किल 51 में हम सीखेंगे पेज मार्जिन सेट करना, किस प्रकार हम अपने पेज का मार्जिन सेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कर्सर को पेज लेआउट पर ले जाएंगे और क्लिक करेंगे और मार्जिन्स पर क्लिक करेंगे
तो इस प्रकार से हमारा एक छोटा सा पॉपअप विंडो खुलेगा और हम उसमें कोई भी मार्जिन चुन सकते हैं और सेट कर सकते हैं। अगर हम इसे कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो हम अपने हिसाब से पेज का लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, हेडर, फुटर इत्यादि यहाँ सेट कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से। और फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे और हमारा परिवर्तित मार्जिन सेट हो जाएगा। ये मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। तो इस प्रकार स्किल 51 में हमने देखा पेज मार्जिन सेट करना। स्किल 52 पेज ओरिएंटेशन सेट करना, किस प्रकार हम पेज ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कर्सर ओरिएंटेशन पर ले जाएंगे और वहाँ क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम पेज को पोर्ट्रेट रख सकते हैं या लैंडस्केप रख सकते हैं। तो अगर हमें लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे और अगर हमें पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे। तो ये था हमारा स्किल 52 पेज ओरिएंटेशन सेट करना। आइए देखते हैं स्किल 53 पेज साइज। पेज साइज को हम चुन सकते हैं। यहाँ से साइज पर हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कई सारी साइज, लेटर, लीगल साइज A3, A4। तो किस प्रकार का हमारा पेज है जिसमें हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वो साइज हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, या अपने डॉक्यूमेंट का साइज सेट कर सकते हैं। प्रायः A4 साइज हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ क्लिक करेंगे। तो ये था हमारा स्किल 53 पेपर साइज। आइए आगे चलें। स्किल 54 प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया हमें कहाँ से कहाँ तक का एरिया प्रिंट करना है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेट प्रिंट एरिया सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे और फिर हम उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें प्रिंट एरिया पता हो तो फिर हम सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया, अगर हमें प्रिंट एरिया को बढ़ाना या घटाना हो, उसे फिर से रिसाइज करना हो तो क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे, अन्यथा सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा ये एरिया हमारा प्रिंट होगा। तो ये था हमारा स्किल 54 प्रिंट एरिया। आगे देखते हैं स्किल 55 में पेज ब्रेक। इसके लिए हम कर्सर को उस स्थान पर ले जाएंगे जहाँ से हमें पेज को ब्रेक करना हो। तो ये मैंने कर्सर को यहाँ लगाया और फिर ब्रेक पर क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं इंसर्ट पेज ब्रेक या रिमूव पेज ब्रेक। तो हमें पेज ब्रेक इंसर्ट करना है, पेज ब्रेक लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा पेज ब्रेक हो चुका है, ये 4 हिस्सों में बढ़ चुका है। तो ये था हमारा स्किल 55 ब्रेक। आइए आगे बढ़ें। देखते हैं स्किल 56 बैकग्राउंड इंसर्ट करना। किसी भी इमेज को पूरे शीट में इंसर्ट करने के लिए हम इसे व्यवहार में लाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और किसी भी इमेज को हम चुनेंगे जिसे हम अपने शीट में लाना चाहते हैं, और उसे चुनने के बाद हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड इमेज चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार हमने सीखा बैकग्राउंड इंसर्ट करना स्किल 56 में। आइए आगे बढ़ें स्किल 57 की तरफ। प्रिंट टाइटल। सिलेक्टेड रो या कॉलम को प्रत्येक पेज में प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट टाइटल्स का व्यवहार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रिंट टाइटल पर क्लिक करेंगे और फिर प्रिंट एरिया। आप यहाँ देख सकते हैं एक प्रिंट एरिया का बॉक्स बना हुआ है। हम सिलेक्ट करेंगे कि किस एरिया को हमें प्रिंट करना है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया एरिया को। आप देख सकते हैं यहाँ प्रिंट एरिया हमारा लिखा हुआ है। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रिंट हर पेज में प्रिंट होता रहेगा। इसके लिए हम ओके पर क्लिक किया। तो ये था स्किल 57 प्रिंट टाइटल। आइए अब आगे चलें स्किल 58। इसमें हम डाटा वैलिडेशन सीखेंगे। तो इसके लिए पहले हम कर्सर को डाटा पर ले जाएंगे और क्लिक करेंगे, फिर
डाटा वैलिडेशन, जो आप यहाँ देख सकते हैं। हम डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन लगाने के लिए, और जिस रो में या किसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया जहाँ हमें डाटा वैलिडेशन लगाना है। फिर डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और एक पॉपअप विंडो हमारे सामने खुलेगा जिसमें हमें चुनना पड़ेगा किस प्रकार का वैलिडेशन हम लगाना चाहते हैं। एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिबल, लिस्ट, डेट इत्यादि। तो हम किसी एक को चुनेंगे और फिर आगे इनपुट मैसेज, अगर हम कोई मैसेज लिखना चाहें कि कोई गलत डाटा, अगर हम तेजी में, जल्दीबाजी में कोई गलत डाटा एंट्री कर रहे हों, तो ये हमें एक मैसेज देगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम मैसेज कोई डालेंगे। इस प्रकार से हम बॉक्स को भरेंगे। सबसे पहले नंबर, अगर हमें नंबर के लिए चाहिए ये बॉक्स, तो हम नंबर, होल नंबर लिखेंगे और फिर डाटा भरेंगे। मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर हम देंगे। तो यहाँ मैंने 18 और 30, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 दिया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बॉक्स में सिर्फ 18 से 30 तक की संख्या को भरा जाए। तो हम इसे यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम में फिल करेंगे और फिर इनपुट मैसेज, जो हमें मैसेज लिखना हो उसे इनपुट मैसेज में लिखेंगे। टाइटल, मैसेज टाइटल में लिखेंगे और इनपुट मैसेज, जो मैसेज हम लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। एरर अलर्ट, अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमारा एक अलर्ट मैसेज क्या रहेगा उसे हम यहाँ टाइटल के साथ लिखेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैसेज 1 ओनली 18 to 30। तो कोई भी संख्या हम यहाँ भरेंगे जो 18 से 30 के बीच ही हो। तो उदाहरण के तौर पर हम यहाँ 35 अगर लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा एरर मैसेज आ चुका है। तो इसे हमें फिर से संख्या को बदलना होगा जो 18 से 30 के बीच हो। अब मैं 18 से 30 के बीच का एक संख्या लिखूंगा। तो 25, मैंने 25 टाइप किया। अब कोई एरर मैसेज नहीं है। तो इस प्रकार हमने डाटा वैलिडेशन लगाना सीखा स्किल 58 के अंतर्गत। आइए अब आगे बढ़ें स्किल 59, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक करना। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना, इसके लिए हम कर्सर को रिव्यू पर ले जाकर क्लिक करेंगे और फिर आप देख सकते हैं बाएं कोने में स्पेलिंग, वहाँ क्लिक करेंगे और हमारा डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर जहाँ भी गलत होगा वो हमें इंगित करेगा, हमें बताएगा। तो इस प्रकार हमने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक करना सीखा स्किल 59 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं स्किल 60, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, प्रीव्यू। इसके लिए हम व्यू पर क्लिक करेंगे और नॉर्मल व्यू के लिए नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। पेज लेआउट के लिए, पेज लेआउट व्यू देखने के लिए हम पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पेज लेआउट हमारे सामने है। किस प्रकार का हमारा पेज लेआउट होगा वो हम यहाँ से देख सकते हैं। पेज ब्रेक, हमने कहाँ से पेज ब्रेक लिया हुआ है वो हम पेज ब्रेक पर क्लिक करते ही देखेंगे। तो हमारे पेज में कोई भी ब्रेक नहीं है, आप इसे यहाँ से भली भांति देख सकते हैं। फिर से वापस हम नॉर्मल व्यू पर चलते हैं। तो ये था हमारा स्किल 60, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट और पेज ब्रेक। आगे बढ़ें स्किल 61, फ्रिज पेन्स। इस प्रकार हमने स्किल 60 में देखा नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू। आइए आगे बढ़ें स्किल 61, फ्रिज पेन्स। किस प्रकार हम फ्रिज पेन्स कर सकते हैं। किसी भी डाटा को या किसी भी लाइन को अगर हमें बार बार उसकी आवश्यकता पड़े तो उसे हम
फ्रीज कर सकते हैं ताकि वह डाटा हमारे पास हमेशा बरकरार रहे, वह लाइन डाटा को आगे पीछे करते समय बरकरार रहे। इसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। ऐसा हम खास तौर से हेडिंग के लिए करते हैं। और फिर व्यू पर क्लिक करेंगे, फ्रिज पेन्स पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रॉल करते हुए हमारे डाटा को हमारा हेडिंग सामने बरकरार है। तो इस प्रकार स्किल 61 में हमने देखा फ्रिज पेन्स। तो दोस्तों, ये था हमारा MS Excel 2007 का अध्याय। उम्मीद है इससे आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।